फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश पीसीएस और बीईओ, इन तीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा क्विज सीरीज है। हर एक क्विज को कंप्लीट देखिए और वीडियो के एंड में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन पूरे वीडियोज़ में, उनको ज़रूर आंसर करने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज करिए, एक बार सोचिए उस क्वेश्चन के बारे में क्या कुछ आप जानते हैं। जितना ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर डालेंगे उतना ही ज़्यादा आप एग्ज़ाम के टाइम पर रिकॉल कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है। सो आगे हम बढ़ें इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की ये हमारा जो पेड सीरीज़ है जिसमें आपको पर मंथ 1000 MCQ प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव हैं। इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप समझिए कि आपको कहीं से कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी, ना ही आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी। सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप हो जाएंगी। ठीक है। इसका फीस जस्ट 500 रुपीज़ है फॉर एवरी 1000 डिस्क्रिप्टिव MCQ। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने पहले क्वेश्चन पर आ चुके हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको युग्म दे रखे हैं और पूछा गया है कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है। इसमें एक तरफ आपको ये मुगल शासक दिए हुए हैं और एक तरफ उनके कोर्ट में जो फॉरेनर्स थे जिन्होंने विजिट किया था उनके बारे में दिया हुआ है। सो कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। पहले अगर हम जहांगीर की बात करें, विलियम हॉकिंस, आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। शाहजहां के बारे में हो सकता है आपको ना पता हो कि ट्रेवेनियर जो थे वो इनके कोर्ट में आए थे, ये भी यहाँ पर सही है युग्म। तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि औरंगजेब मनूची, मतलब औरंगजेब के दरबार में मनूची आया था, ये भी यहाँ पर सही है। अच्छा, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइएगा कि ये जो तीन फॉरेनर्स हैं जो आए थे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के दरबार में, इनका ओरिजिन क्या था, मतलब इनकी जो कंट्री थी वो कौन सी थी, कौन कौन से देश से ये बिलोंग करते थे। अच्छा, सर थॉमस रो की बात करें, ये यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है क्योंकि थॉमस रो जो था वो जहांगीर के कोर्ट में आया था। ठीक है, उसके दरबार में आया था। सो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, अकबर यहाँ पर नहीं होगा। चलिए, अच्छा एक चीज़ और बताइएगा, अगर अकबर के दरबार में ये नहीं आया था तो कौन आया था, क्या कोई आया था, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें बात करी गई है गुरु नानक ने अपना जो उत्तराधिकारी था ये किसे नियुक्त किया था। अब इसमें ऑप्शंस हैं, गुरु रामदास हैं, गुरु हर राय हैं, या फिर अमरदास हैं, या फिर अंगद हैं। सो इस क्वेश्चन की तरफ हम आगे मूव ऑन करें इससे पहले एक चीज़ आपको समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर हम गुरु नानक की बात करें, ठीक है, तो गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। ठीक है, तो तलवंडी कहाँ पर है, ये आपका पंजाब में, ये आपको याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, और अभी अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो ये पाकिस्तान के नानकाना साहिब में है। ठीक है, ननकाना साहिब में। तो ये कुछ एक पॉइंट है इनके बारे में। बाकी इनके अगर डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर था, मतलब ठीक है, वो 1469 था, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इन्होंने जो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था वो किसे करा था, गुरु अंगद को, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, सो ऑप्शन डी की यहाँ पर हम बात करें, गुरु अंगद को किया था। गुरु अंगद का एक और नाम था, मतलब जब ये गुरु बने या फिर इन्होंने उत्तराधिकार के पद को लिया था उससे पहले इनका एक नाम था, वो था आपका लहना। ये नाम इनका आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये सिखों के दूसरे गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर दिया हुआ है कि मराठा या फिर मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है। अब ये धार्मिक चेतना है, भौगोलिक सुरक्षा है, राजनीतिक जागृति है, उच्च नेतृत्व शक्ति, या फिर उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, ऑप्शन ई, यानी कि उपर्युक्त सभी, ये यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि औरंगजेब की 1707वीं ईस्वी में मृत्यु होने के बाद जो है सत्ता किसने संभाली। अब ये बहादुर शाह प्रथम है, जहांदार शाह हैं, मोहम्मद शाह हैं, या फिर अकबर द्वितीय। अच्छा, इन चारों लोगों की अगर बात करें तो इनके कुछ ना कुछ निकनेम रहे थे, इनको कुछ ना कुछ कहकर बुलाया जाता था। ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा क्या कुछ इन लोगों को बुलाया जाता था। जैसे अगर हम बात करें मुअज्जम यानी कि शाह आलम, ठीक है, जिसने बहादुर शाह
प्रथम के नाम से सत्ता संभाली, तो इसको बोला जाता था शाह बेखबर। इसी तरीके से बाकी 3 को भी कुछ ना कुछ बोला जाता था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए यानी कि बहादुर शाह प्रथम। इसका टेन्योर की बात करें तो 1707 से 17112 तक, यानी कि 1712 तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें बात करी गई है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है या फिर सीमा नहीं लगाता है। अब सिक्किम की बात करें, हम सबको पता है बहुत अच्छे से कि इतना हाईलाइटेड रहता है, सो सिक्किम तो है ही, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भी यहाँ पर इसको टच करता है, असम भी टच करता है। बिहार जो है वो हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि बिहार जो है इससे बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, भूटान को और क्या बोलते हैं, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भूटान को किस और नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। और भूटान की करेंसी बताइएगा और कैपिटल, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन भूटान से रिलेटेड, मतलब भूटान को क्या कहते हैं ये बताना है आपको, भूटान की करेंसी क्या है और भूटान की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है यानी कि लोकेटेड है। सो अगर हम कैलाश पर्वत की बात करें तो कैलाश पर्वत कहाँ पर अवस्थित है या फिर लोकेटेड है, तो ये सिक्किम है, तिब्बत है, नेपाल है या फिर उत्तराखंड है। सो इस क्वेश्चन की बात करें, इसका जो आंसर आएगा यानी कि कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है यानी कि लोकेटेड है, तो दैट विल बी तिब्बत, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये आपका किससे संबंधित है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक है आपका वायु प्रदूषण, फिर दे रखा है ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्रीन हाउस गैसेस से, या फिर दिया हुआ है जलवायु परिवर्तन या फिर जल प्रदूषण। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी यानी कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर बात करी गई है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। मतलब एक जो है वो इनकरेक्ट गिवन है, वो कौन सा है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल ये बायोसेफ्टी से है, दिस इज करेक्ट। दूसरा दिया हुआ है स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है या फिर सम्मेलन जो है ये अनवरत जैव प्रदूषक से है, सो ये भी यहाँ पर सही है। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें, दिस इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि ये ओजोन लेयर से रिलेटेड है। अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से रिलेटेड नहीं है, लास्ट क्वेश्चन में ही हमने अभी देखा था। अच्छा, इस क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो क्योटो जापान का एक शहर है, आपको बहुत अच्छे से पता है ये चीज़, ठीक है। 11 दिसंबर 1997 को यहाँ पर इसको एडॉप्ट किया गया था क्योटो जापान में, और इसीलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल बोला गया है। इसको फाइनली जब लागू करा गया तो लागू करने का वर्ष क्या था, 2005। ये दो आपको इसके ईयर याद रखने हैं, एडॉप्शन ईयर और इसको जो लागू किया गया इम्प्लीमेंटेशन ईयर, ठीक है। और ये जो है प्रोटोकॉल ये वैश्विक तापन यानी कि जो आपका वैश्विक तापन यानी कि पूरी पृथ्वी का जो क्या बोलना चाहिए उसको, ग्लोबल टेम्परेचर में योगदान देने वाली जो गैसें हैं उनके एमिशन यानी कि उनके उत्सर्जन में कमी लाने के लिए इसको बनाया गया, मतलब इसको लागू किया गया। लक्ष्य जो है इसका यही है। चलिए इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। ये आर्टिकल 321 है, 322 है, 323 या फिर 324। आई होप आप सबको पता होगा, इलेक्शन कमीशन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 324 इसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया गया है, इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, इसमें बात करी गई है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसमें राष्ट्रीय ये जो शब्द है ये किससे प्रभावित था। ये प्राचीन भारतीय पूर्वाधारों से प्रभावित था, यानी कि जो पहले एग्जाम्पल्स थे उससे रिलेटेड था या उससे इन्फ्लुएंस्ड था, या फिर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से, या फिर यूरोपीय पूर्व उदाहरणों से प्रभावित था, या फिर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी यानी कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया, ठीक है, इससे प्रभावित था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
11 पे चलते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में ये ज़रूर बताइए कांग्रेस की स्थापना कौन से ईयर में हुई थी और कौन उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये 2 क्वेश्चंस के आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये शिवसेना है, कांग्रेस है, बीजेपी है या फिर बीएसपी है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, 1999 की बात करें यानी कि 1999, इसमें कांग्रेस पार्टी से शरद पवार, पीए सांगमा और तारिक अनवर, इन्होंने सोनिया गांधी जो कि विदेशी मूल की हैं, तो उसको रीज़न मतलब बनाकर ये उससे अलग हुए और राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, ठीक है, इसका गठन किया। सो अगर हम एनसीपी की बात करें तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में इसकी स्थापना हुई, तो आपको याद रखना है 1999। अच्छा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, इनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन ये भी बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे बात करी गई है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अब ये साधारण विधेयक है, जन विधेयक है या फिर वित्त विधेयक है या फिर ये संविधान संशोधन विधेयक है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन डी यानी कि संविधान संशोधन विधेयक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें बात करी गई है कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन्स की समस्या गंभीर है। अब ये मालवा पठार है, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र हैं यानी कि फुट एरिया है, या फिर ये दंडकारण्य है या फिर मेघालय पठार। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी यानी कि जो हिमालय की जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं उसके फुट एरियाज हैं। इसके बाद मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भोजपत्र ये जो मिलता है ये एग्जैक्टली कहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब ये एरिया यहाँ पर दिए हुए हैं, अरावली है, हिमालय है, नीलगिरी हिल्स हैं या फिर ये विंध्याचल पर्वत माला है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी यानी कि हिमालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। 343 है, 344, 345 या फिर 346। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी यानी कि 345। अच्छा, अगर हम बात करें 343 की तो आर्टिकल 343 ये संघ की राजभाषा से रिलेटेड है। किसकी, संघ की राजभाषा, इससे संबंधित है। वहीं आर्टिकल 344 की बात करें तो आर्टिकल 344 इसमें राजभाषा के संबंध में आयोग तथा संसद की समिति के गठन यानी कि एक आयोग की बात यहाँ पर करी गई है और संसद की जो समिति है उसके गठन से संबंधित यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 346 की बात करें तो इसमें दो राज्यों के बीच जो पत्राचार होगा यानी कि इधर उधर पत्र भेजे जाएंगे तो उस पत्राचार की जो भाषा रहेगी, राजभाषा रहेगी, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर उपबंध किए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 345। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें एक तरफ आपको नहर दे रखी है और एक तरफ उनकी लोकेशन दे रखी है। सो 3 तो यहाँ पर सही है और 1 यहाँ पर सही नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें घाट प्रभा की तो घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक की है, सही है। उकई नहर परियोजना गुजरात, ये भी सही है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र की है, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है आपकी जवाई परियोजना, ये तमिलनाडु की है, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगर आप बात करें जवाई नदी की, ठीक है, तो पहली बात तो जवाई नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, वो है आपकी लूनी की, ठीक है। जो लूनी रिवर है उसकी एक सहायक नदी है। अब लूनी रिवर जैसे ही आपने सुना होगा आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई होगी कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान की, ठीक है, राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान की है ये। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि जवाई परियोजना जो यहाँ पर दे रखा है वो इनकरेक्ट है, यहाँ पर होना चाहिए था राजस्थान।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 17। यहाँ पर बात करी गई है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अब ये कौन सा है जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? दैट मीन्स बाकी सारे रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। सो यहाँ पर हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। बट अगर आप पानी से चीनी का घुलना कहें, पानी में चीनी का घुलना, तो ये यहाँ पर एकदम सही है। मतलब पानी में आप चीनी डाल के घोलेंगे तो वो कैसा है? एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। सो भौतिक प्रक्रिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कारक को हटा देंगे यानी कि रीजन को हटा देंगे तो जो भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ है वो अपना जो उसकी पहले की अवस्था थी उस अवस्था में आ जाता है। ठीक है। मतलब जो फिजिकल चेंज है वो कैसा होता है? अस्थायी होता है यानी कि अनस्टेबल होता है, और उत्क्रमणीय होता है यानी कि रिवर्सिबल होता है। ठीक है। सो अगर हम पानी की बात करें तो पानी में जब चीनी को घोला जाता है तो ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अगर आप पानी को वापस जलाना स्टार्ट करेंगे तो फाइनली चीनी जो है उससे अलग हो जाएगी, बाकी पानी उड़ के अलग हो जाएगा। ठीक है। यानी कि दोनों को अलग अलग प्राप्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि जल का वाष्प में परिवर्तन ये क्या है? ये प्राकृतिक है, भौतिक है, रासायनिक है या फिर जैविक है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? भौतिक परिवर्तन है। जैसा कि अभी हमने बात करी कि भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिसमें अगर हम कारक को हटा दें यानी कि जो रीजन है उस रीजन को हटा दें तो वापस से जो पदार्थ है वो पदार्थ अपनी पहले की अवस्था में लौट आएगा। ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप जल को वाष्प में बदलेंगे वही वाष्प वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है? जल में होती है। दैट मीन्स कि ये कैसा है कि रिवर्सिबल है। ठीक है। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया था? ठीक है। तो यहाँ पर 100 ईयर्स दे रखा है, 150 दे रखा है, 70 या फिर 50। तो सही आंसर क्या आएगा? 150 साल यानी कि 150 ईयर्स। यूनेस्को ने 1869 यानी कि 1869 में प्रकाशित हुई थी ये आवर्त सारणी। इसका 150 साल पूरा हुआ था 2019 में। ठीक है। अब इसमें इसको रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया था। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। अच्छा, आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो पहली बार इसे एक रूसी वैज्ञानिक थे दमित्री इवानोविच मेंडलीव। ठीक है। इनके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी बोलते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ पहले से पता भी होगी। ठीक है। सो ये हमारा 19वां क्वेश्चन था। अब चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर बात करी गई है तीसरे और चौथे समूह यानी हम आवर्त सारणी की ही बात कर रहे हैं। इसमें जो ऑक्साइड हैं इनका सामान्य गुणधर्म क्या होता है? बेसिक और एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, फिर न्यूट्रल होते हैं, उदासीन। तो सही आंसर क्या है? ये बेसिक होते हैं और एसिडिक होते हैं, तीसरे और चौथे समूह। ठीक है। सो ये बस आज का हमारा ये पूरा सेशन था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको पसंद आया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा और लाइक का बटन तो भैया ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है। और इतना तो आपको करना ही चाहिए। बाकी कोई भी आपका सजेशन हो, कुछ भी आप कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन ऑन है, वहाँ पर जाइए और अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिए। ठीक है। अपनी बात शेयर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।